नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और रुख करेंगे चुनावी खबरों का। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने संकल्प पत्र जारी कर दिया। गरीब, किसान, लगभग हर वर्ग को साधा है। लाडली बहनों को पक्के मकान, गरीब परिवार के छात्रों को KG to 12 यानी कक्षा 12वीं तक मुफ्त शिक्षा, तो छात्राओं को PG तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा किया गया। किसानों को लुभाने के लिए कांग्रेस से ज्यादा रेट पर गेहूं और धान खरीदी के लिए वादा किया। सरकारी स्कूल्स में मिड डे मील के साथ नाश्ता भी देने की बात कही है। भोपाल, इंदौर के बाद जबलपुर और ग्वालियर में भी कमिश्नरेट सिस्टम लागू किए जाने का वादा। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT की तर्ज पर मध्य प्रदेश के हर संभाग में मध्य प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT खोलने की भी बात उन्होंने कही है। और इसी तरह हर संभाग में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स की तर्ज पर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी SIMS शुरू करने की बात कही गई है। सीनियर सिटीजन और दिव्यांग नागरिकों को 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। अभी ये 600 रुपए है। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दिए जाने का वादा भी भारतीय जनता पार्टी ने इस संकल्प पत्र में किया है। तो आम लोगों को लुभाने का हर एक मुद्दा यहां पर छूने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया। बहरहाल देखना होगा कि जनता के दिल को कितना यह मुद्दा भाता है, कितना जनता इस पर विश्वास जताती है। यह 17 नवंबर को स्पष्ट हो जाएगा और इसके बारे में पूरा का पूरा खाका 3 दिसंबर को खुलकर सामने भी आ जाएगा परिणामों के रूप में। समय के साथ साथ मैनिफेस्टो, संकल्प पत्र, विजन डॉक्यूमेंट, इसकी महत्ता धीरे धीरे घटती गई है, क्योंकि राजनीतिक दलों ने पहले लुभाने का काम और बाद में भुलाने का काम किया है। वायदा करो और भूल जाओ और जनता को गुमराह करो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक अकेली वैसी पार्टी है जिसने इस डॉक्यूमेंट को अपना, जिसे कहा जा सकता है कि रास्ता, रोड मैप का जरिया बनाया है और उसको लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने का काम किया है। यह हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। आपको साथ में यह भी शेयर करना चाहता हूं कि संकल्प पत्र की हमारे यहां महत्ता इस बात से तय होती है कि जो सरकार हमारी आती है उसका यह काम होता है कि वह सब कमिटी ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स बना करके उन सारी चीजों को इंप्लीमेंट कराए। और सभी मिनिस्टर्स की जिम्मेवारी होती है कि वो मैनिफेस्टो को या संकल्प पत्र को लेटर और स्पिरिट में इंप्लीमेंट करने के लिए उनके रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स काम करें। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि पार्टी की अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम से समय समय पर हम उसको मॉनिटर करते हैं। और बढ़ते हैं आगे, आपको बता दें कि MP में बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने सवाल उठाए और CM शिवराज ने इसका जवाब दिया। CM ने कहा कि कांग्रेस को हमारी संस्कृति की जानकारी ही नहीं है। वो सवाल करते हैं नरक चतुर्दशी के दिन संकल्प पत्र क्यों? आज ही के दिन 16,000 रानियों को भगवान कृष्ण ने नरकासुर के चंगुल से आजाद कराया था। कांग्रेस का कोई नेता कंस को कंस मामा कहता है, कोई राम को 13 वर्ष का वनवास दिला देता है। कांग्रेस ने टिप्पणी की कि ये नरक चतुर्दशी के दिन भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र क्यों ला रही है। कांग्रेस को, कांग्रेस के नेताओं को भारत, भारतीय संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य, इतिहास, इसका ज्ञान ही नहीं है। नरक चतुर्दशी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर, जिसने 16,000 रानियों को कैद कर रखा था, उसका वध करके उनको मुक्त कराया था। तो ये बहनों की मुक्ति का दिवस भी है, उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान से जीने का दिवस भी है। लेकिन दिक्कत यह कि इतिहास की पूरी जानकारी रहती नहीं है। हमारी एक बहन आती और भगवान राम को 13 सालों के लिए वनवास भेज देती है।
कई बार वो कंस की पूरी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन कंस मामा कह देती है। मुझे लगता है इसके पहले बोलने के पहले सोच समझ के उनको बोलना चाहिए। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने संकल्प पत्र को लेकर कहा कि अलग अलग राज्यों के घोषणा पत्रों का अध्ययन किया गया। समाज के सुझाव के लिए संकल्प पत्र मात्र कुछ पन्ने नहीं, जनता का भरोसा भी है। समाज से सुझाव लेने के बाद इसे जारी किया गया। आज हमारा सौभाग्य है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो मध्य प्रदेश के अंदर जन आकांक्षाओं के आधार पर संकल्प पत्र की हमारी जो तैयारी हमने की, तो आज उस संकल्प पत्र को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मध्य प्रदेश की जनता के सामने आज हमारे सभी मीडिया के मित्रों के माध्यम से आज यहां पर रखने वाले। मैं उनका बहुत हृदय से आज मध्य प्रदेश के संकल्प पत्र को जारी करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं अभी मीडिया के मित्रों को बताना चाहता हूं कि आप सबको यह ध्यान में है कि मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनावी अभियान में जो मध्य प्रदेश की हमारी घोषणा पत्र समिति के माध्यम से और अलग अलग प्रकार से जन आकांक्षाओं को हमने समाज के सभी लोगों के साथ, समाज के प्रबुद्ध जनों के साथ, समाज के अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों के माध्यम से आगामी आने वाले 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के लिए उन जन आकांक्षाओं को हमने एकत्रित करने का काम मध्य प्रदेश के अंदर किया था। और धार में अमित शाह रोड शो करने पहुंचे हैं। अमित शाह ने मनावर में रोड शो किया और रोड शो में भारी भीड़ उमड़ी। लोगों के विशाल जनसमर्थन यहां पर लोगों का मिला। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार और चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता अमित शाह, देखिए तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, पहुंचे हैं यहां पर। और यहां अमित शाह प्रचार में जुटे हुए हैं। धार में उनका रोड शो हुआ, जहां पर काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए थे और अमित शाह के रोड शो में शामिल हुए। भारी संख्या में समर्थन से लोगों के अमित शाह गदगद हो गए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि गाड़ियों का लंबा काफिला ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़क पर उमड़ पड़े और उनके समर्थन में काफी संख्या में लोग यहां पर जुटे हुए थे। और ऐसे में अमित शाह जो मनावर में रोड शो करने पहुंचे थे काफी गदगद हुए। और इस बार के विधानसभा चुनाव में ये जन समर्थन, ये लोगों की भारी भीड़ क्या परिवर्तित हो पाएगी फोटो में? और दीपावली अयोध्या वाली आपको दिखाते हैं, जहां पर इस बार रामलला विराजमान होंगे गर्भगृह में। और रामलला के विराजने के दिन तो भव्य दीपोत्सव यहां होगा ही। साथ ही आज भी यहां भगवान राम के दिवाली अयोध्या वाली मनाई जा रही है और ये भव्य दीपोत्सव यहां पर आज होगा, जिसकी खूबसूरत तस्वीरें देखी आ रही हैं। यहाँ पर भगवान राम और माता सीता का रूप धारण किए कलाकार मंच पर आप देख पा रहे होंगे इन्हें। और दीप जलाओ मंगल गाओ श्री राम आए हैं की तर्ज पर यहाँ पूरा राम दरबार सजा हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी के घर में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। तस्वीरें अयोध्या से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां अयोध्या में भव्य राम दरबार सजा हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आनंदीबेन पटेल जो कि यहां पर राज्यपाल के रूप में मौजूद हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ वहां मौजूद हैं। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं, दो इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोग भी यहाँ पर देखिए इस दीपोत्सव में, इस अयोध्या की दीपावली में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं। और संतों का समागम यहाँ हुआ है और भगवान श्री राम के दिव्य धाम में पहुँचे संत महापुरुषों का सम्मान करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि
इस वक्त आप देख सकते हैं मंचासीन है यहाँ पर संत समाज के साथ, और प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल वहाँ दिखाई दे रही हैं तस्वीरों में। और यहाँ भगवान श्री राम के दिव्य दर्शन के लिए, और चूँकि पूरा राम दरबार यहाँ पर जिस तरह से एक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वो यहाँ आप देख पा रहे हैं। और लगातार चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं अमित शाह भी। इस वक्त आपको दिखाते हैं सीधी तस्वीरें, चुनाव प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं पहले। वोटिंग सबको मालूम है ना? अरे जरा बोलो, मालूम है ना? 17 तारीख को कमल के निशान को वोट देना है ना? जोर से बोलो, देना है ना? मगर कमल के निशान पर वोट दो, तब ऐसा मत सोचना कि आप राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव को विधायक बनाने के लिए वोट दे रहे हो। 17 तारीख को कमल के निशान पर वोट देते वक्त याद रखना कि आपका एक वोट आने वाले 5 साल के लिए मध्य प्रदेश और भारत का भविष्य तय करने वाला वोट है। भाई और बहनों, अगले 5 साल तक मध्य प्रदेश और 2024 से 29 तक भारत की कमान ये राहुल बाबा की कांग्रेस के हाथ में रहेगी या नरेंद्र मोदी की भाजपा के हाथ में रहेगी, इसका निर्णय आपको करना। और मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, अभी राज्यवर्धन सिंह बता रहे थे बंटाधार के शासन में मध्य प्रदेश का हाल क्या था। राज्यवर्धन सिंह, आप तो यहां रहते हैं, मगर उस वक्त मैं गुजरात में रहता था। अहमदाबाद से बाबा महाकाल का दर्शन करने के लिए आते थे। दाहोद तक आराम से गाड़ी में सोते सोते आंख की झपकी लग जाती थी। जैसे ही जाबवा आता था, गाड़ी गड्ढे में गिरती थी और नींद खुल जाती थी। जाबवा से लेकर महाकाल बाबा के मंदिर तक मालूम ही नहीं पड़ता था कि गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है, मालूम ही नहीं पड़ता था। ये बंटाधार ने 10 साल में मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बनाया था। यही दिग्विजय और कमलनाथ की जोड़ी थी जिसने मध्य प्रदेश को अंधेरे में रखकर छोड़ा था। मध्य प्रदेश का आदिवासी, पिछड़ा समाज का आदमी, मध्य प्रदेश का दलित, ये सभी लोग विकास के लिए तरस गए थे। और 18 साल में भारतीय जनता पार्टी ने ढेर सारे बदलाव करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। एक और कांग्रेस का 53 साल का शासन और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का 18 साल का शासन। बदनावर वालों, ये बंटाधार जब मध्य प्रदेश छोड़कर गए थे, मध्य प्रदेश का बजट 23,161 करोड़ था, सिर्फ 23,000 करोड़। और आज शिवराज जी के नेतृत्व में 23,000 करोड़ का बजट बढ़कर 3,14,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी। मध्य प्रदेश का ओबीसी, एससी और एसटी का बजट 1,000 करोड़ था। यहां पर पिछड़ा समाज के भी लोग हैं, आदिवासी समाज के भी लोग हैं। 1,000 करोड़ को बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी ने 64,000 करोड़ का बजट करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और कृषि विकास दर -3% छोड़कर गए थे, -3%। भारतीय जनता पार्टी ने इसको 18% तक ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है।
और पर्यटकों की संख्या 64 लाख पर थी। जरा जोर से बोलो कितना था, जोर से बोलो कितना था। 64 लाख से बढ़कर अब 9 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश में आते हैं और रोजगारी निर्माण का काम करते हैं। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से बेमिसाल राज्य बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ जरा जोर से, कल दीपावली है, पटाखा जलाओगे? जरा जोर से बोलो, पटाखे जलाएंगे ना, दीप जलाएंगे ना? मगर इस बार मध्य प्रदेश में 3 बार दीपावली मनाना है। अरे मनाएंगे कह देते हो बदनावर वालों, मगर क्यों मनाएंगे मालूम है? मैं बता देता हूं। पहली दीपावली के दिन मनानी है। दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बनाकर मनानी है। और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा कर मनानी है। मुझे बताओ बदनावर वालों, अयोध्या में टेंट में से रामलल्ला भव्य मंदिर में बैठने चाहिए थे या नहीं बैठने चाहिए थे? 70 साल तक एक कांग्रेस पार्टी राम मंदिर को अटकाती रही, लटकाती रही, भटकाती रही, शर्म नहीं आई उनको। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने मंदिर का भूमि पूजन कर कंस्ट्रक्शन की शुरुआत कर दी। और अब ये 14 से 19 में पार्टी का अध्यक्ष था। ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना? अरे जानते हो या नहीं? जानते हो ना? ये राहुल बाबा मुझे पूछते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। राहुल बाबा, आप तो दर्शन करने जाओगे नहीं, मगर कान खोलकर सुन लो। हमने कहा था मंदिर वहीं बनाएंगे, और तिथि में आज बता देता हूं, 22 जनवरी 2024 को आज मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने भारतीय संस्कृति का सम्मान करने का काम किया है। काशी विश्वनाथ में बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया, उज्जैन में महाकाल लोक बनाया, बाबा केदारनाथ का दरबार सजाया, मां विंध्यवासिनी मैं आज बता देता। तो अमित शाह को आप सुन रहे हैं, जहां पर अमित शाह इस वक्त न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके पक्ष में प्रचार कर रहे हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी पर लगातार वो हमलावर भी हैं। और जिस तरह से भगवान राम के मंदिर का मुद्दा उन्होंने उठाया और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा, राहुल गांधी को निशाने पर ले रहे थे। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस वक्त कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ हमलावर अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार कर सजाया, मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन रहा है, करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया, कश्मीर में शारदा मंदिर की स्थापना की, और संसद में सेंगोल की स्थापना कर भारतीय संस्कृति का सम्मान बढ़ाया। और ये कांग्रेस वाले इनको नर्मदा मैया की जय बोलते हैं, हर हर नर्मदे बोलते हैं, तो भी परेशानी है। एक ट्रेन का नाम महाराजा भोज के नाम पर करते हैं तो उनको परेशानी है। महारानी दुर्गावती का नाम रेलवे स्टेशन को देते हैं तो कमलनाथ जी को बुरा लग जाता है।
कमलापति रानी का नाम रेलवे स्टेशन को देते हैं, टाटिया भील का नाम देते हैं, उनको बुरा लग जाता है। रघुनाथ शाह और शंकर शाह की समाधि बनाते हैं, इनको बुरा लग जाता है। मित्रों, एक कांग्रेस पार्टी ने कभी भारतीय संस्कृति का सम्मान नहीं किया, सम्मान नहीं किया। हमने महेश्वर में आदि शंकर की विराट मूर्ति बनाकर आदि शंकर को श्रद्धांजलि देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, हमारे गुजरात में की कहते हैं कि 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। जहां 3 परिवार या 3 व्यक्ति इकट्ठा होते हैं, वहां काम बिगड़ जाता है। मैं फिर से बोलता हूं, 3 तिगड़ा। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में भी 3 परिवार है। एक है कमलनाथ का, वो नकुलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। दूसरा है दिग्विजय सिंह का, वो भी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। और तीसरा है सोनिया गांधी का, वो राहुल बाबा को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अब मुझे बताओ, बदनावर वालों, जो अपने बेटे बेटी के लिए राजनीति में है, वो बदनावर के मतदाताओं का भला कर सकते हैं क्या? मध्य प्रदेश का कर सकते हैं? मध्य प्रदेश के करोड़ों आदिवासियों का कर सकते हैं? मध्य प्रदेश के करोड़ों पिछड़ा वर्ग के लोगों का भला कर सकते हैं? वो राजनीति में अपने बेटे को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में गरीब कल्याण कर कर भारत को सबसे समृद्ध देश बनाने के लिए हम राजनीति में है। मित्रों, सबसे समृद्ध देश में कांग्रेस पार्टी भारत को 11 नंबर की अर्थव्यवस्था पर छोड़ गई थी। 11 नंबर पे 9 ही साल में 11 नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था पर मोदी जी ने ला दिया। यहां सरकार बनाइए, 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, 2 ही साल में दुनिया की 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था हमारा भारत बन जाएगी। मित्रों, मैं अभी आ रहा था तो एक कार्यकर्ता ने बताया कि साहब कमलनाथ ने कुछ नहीं किया है। मैंने उसको कहा, यार तुम थोड़ा इनके साथ अन्याय कर रहे हो। तो उसने कहा, क्या किया ऐसा बताइए? एक भी उद्योग नहीं लगाए। मैं को झूठ मत बोलो, इतना झूठ नहीं बोलते हैं। राजनीति में है तो क्या हुआ, उन्होंने भी काफी उद्योग लगाए हैं। तुमने बोला कौन सा उद्योग लगाया? मैं को कमीशन खाने की इंडस्ट्री कमलनाथ ने लगा दी। लगाई या नहीं लगाई? ट्रांसफर में करप्शन करने की इंडस्ट्री कमलनाथ ने लगाई। बेटे का हाथ से भ्रष्टाचार करने की इंडस्ट्री कांग्रेस पार्टी ने लगाई। 350 करोड़ का मोजर बेयर घोटाला किया। 2400 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में उनका नाम है। इफको के 600 करोड़ के घोटाले में कमलनाथ जी का नाम है। 1178 करोड़ का घोटाला गेहूं के बोनस का किया। अब मुझे बताओ भैया, जो इतने घोटाले करे वो मध्य प्रदेश का भला कर सकते हैं क्या? 9 साल हो गए, हमारे विरोधी भी नरेंद्र मोदी जी पर घोटाले का आरोप नहीं कर सकते। ऐसी पारदर्शी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने कराई। माताओं, भाई और बहनों, ये पिछड़ा वर्ग को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने अन्याय किया है। पिछड़ा वर्ग के कमीशन को संवैधानिक मान्यता 70 साल तक नहीं दी। नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़ा वर्ग के कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल अप्रूवल देकर पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक मान्यता देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके साथ साथ केंद्र के सारे संस्थानों में 27
प्रतिशत आरक्षण किया और 9 वर्षों में 60 करोड़ से गरीब लोग, 60 करोड़ से ज्यादा गरीब लोग जो दलित, आदिवासी और पिछड़ा समाज से आते हैं, उनको विकास करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। सिर्फ मैं मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूं। मध्य प्रदेश के अंदर जहां तक गरीब कल्याण का सवाल है, 93 लाख किसानों को 21,000 करोड़ रुपया प्रति साल 6,000 रुपये के हिसाब से डालने का काम किया है इनके बैंक अकाउंट में। अब फिर से मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बना दो, 6,000 को बढ़ाकर हम 12,000 रुपया हर किसान के बैंक अकाउंट में डालेंगे। 65 लाख से ज्यादा गरीबों के घर में नल से जल पहुंचाया। 3 करोड़ 70 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का फायदा दिया, जिसमें 5 लाख तक का इलाज होता है। फिर से एक बार सरकार बना दो, 5 लाख को 10 लाख तक का इलाज सारा मुफ्त हो जाएगा। 80 लाख माताओं बहनों को शौचालय बना कर दिया। 5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया। फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दो, अगले 5 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में अनाज देने की योजना मोदी जी चालू रखने वाले हैं। और मुझे बताओ, आप सभी को कोरोना का टीका लगा है या नहीं लगा है? जोर से बोलो, लगा है या नहीं लगा है? 4 आना भी देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया या नहीं लगाया? अब उस वक्त राहुल बाबा कहते थे टीका मत लगाओ, ये मोदी टीका है, मगर जनता उनका नहीं सुनती। सबने टीका लगाया। एक दिन रात को घबराकर राहुल बाबा भी टीका लगाकर आ गए। अरे शर्म करो, शर्म करो। कांग्रेस कोरोना जैसी महामारी में कांग्रेस पार्टी पॉलिटिक्स करती है। मित्रों, 36 लाख से ज्यादा गरीबों को घर बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं आज पूछना चाहता हूं, बदनावर की इस सभा में बंटाधार और कमलनाथ इसका जवाब दे। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 10 साल में क्या दिया मध्य प्रदेश को? में 10 साल में उन्होंने 2 लाख करोड़ दिया। कितना दिया? जोर से बोलो यार, कितना दिया? और नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में 2 लाख करोड़ के खिलाफ 9 साल में 6.5 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 5 लाख करोड़ की नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट और रेलवे की योजनाएं नरेंद्र मोदी जी लाए हैं और मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य बनाने का काम करा है। मुझे बताओ बदनावर वालों, कश्मीर हमारा है या नहीं? भाई पीछे वाले नहीं बोल रहे। कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? कांग्रेस पार्टी ने 70 साल तक धारा 370 को अपने अनोरस बच्चे की तरह संभाल के गोदी में खिलाने का काम करा। मोदी जी को आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर मोदी जी ने कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का अभिन्न अंग बनाया। और उस वक्त ये राहुल बाबा क्या कहते थे? मैं पार्लियामेंट में बिल लेकर खड़ा हुआ,
राहुल बाबा ने कहा मत हटाओ मत हटाओ। मैंने कहा भाई क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, ये भाजपा सरकार है, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है। कंकर चलाने नरेंद्र मोदी जी ने देश को सुरक्षित किया। अभी अभी एनआईए ने अंतर्राष्ट्रीय कक्षा के घुसपैठिए रोहिंग्याओं की टोली को देश भर में छापे डालकर खत्म करने का काम हमारी एनआईए ने किया है मित्रों। और इसके साथ साथ मोदी जी ने पीएफआई पर बैन लगाया। मालवा में पीएफआई तह तक घुसी थी। और मुझे बताओ भाइयों बहनों, पीएफआई पर बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? जोर से बोलो, लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए? मोदी जी ने घुसपैठियों को रोकने का काम किया है। और माताओं भाइयों बहनों, अंत में मैं एक बात कहना चाहता हूं। ये कांग्रेस जो है ना, अरे रहने दो ओ हवलदार, रहने दो, तुम बैठ जाओ। माताओं भाइयों बहनों, एक कांग्रेस जो है आदिवासी विरोधी पार्टी। मैं आज बताता हूं, 70 साल तक कांग्रेस ने कोई आदिवासी को राष्ट्रपति नहीं बनने दिया। मोदी जी ने ओडिशा के गरीब आदिवासी की बेटी द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाने का काम। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आदिवासी गौरव दिवस मनाने का काम किया। और आदिवासी समाज के विकास के बजट को कांग्रेस 29,000 करोड़ का छोड़कर गई थी। इसके सामने 1,29,000 करोड़ रुपए का बजट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया। एकलव्य विद्यालय 90 थे, इसके 740 करे। और मैं आज कहने आया हूं, यहां भाजपा सरकार बना दो, मध्य प्रदेश में हर माता बहन को 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। एमएसपी के साथ 2700 रुपये पर गेहूं और 3100 रुपये पर धान की खरीदी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। और तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपया प्रति मानक बोरा देने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। माताओं भाइयों बहनों, बताओ, बदनावर में आ गया हो दत्तीगांव जी, बदनावर वालों बताओ, 17 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाओगे? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बंटा धार तक आवाज जाए, ऐसे बताओ, बटन दबाओगे? देखो, बटन बदनावर में दबाना है, मगर इतने जोर से दबाना कि बटन बदनावर में दबे और करंट इटाली में लगे। दबाएंगे, हमारे राज्यवर्धन सिंह को जिताएंगे, भाजपा सरकार बनाएंगे, मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, उठाओ दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वंदे मातरम। तो चुनावी रण में
अमित शाह उतर चुके हैं। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आपको बदनावर से हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से चुनाव प्रचार जो है दिग्गजों द्वारा लगातार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के रण में अमित शाह पहुंचे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और कई सारी बातें उन्होंने कही है। बता दें आपको जो उपलब्धियां रही है इन 5 सालों में उनका जिक्र उनके द्वारा किया गया है। किसानों के हित में आखिर कौन कौन से काम किए गए ये उन्होंने बताया है। साथ ही साथ कांग्रेस को करप्शन से जोड़कर भी कई सारी बातें उन्होंने कही हैं। तमाम बातें उनके द्वारा कही गई, चुनाव प्रचार किया गया, जो उन्होंने काम किया है, मध्य प्रदेश में काम हुआ है, वो बातें तो कही ही गई, पर यह भी कहा कि कांग्रेस भला नहीं कर सकती मध्य प्रदेश का, इसलिए कांग्रेस को ना चुने और बीजेपी को ही वोट करने की अपील उनके द्वारा की गई है। बीजेपी गरीब कल्याण के काम करती है, ये बड़ी बड़ी बातें जो उनके द्वारा कही गई है। कांग्रेस के परिवारवाद पर निशाना भी उन्होंने साधा है। कांग्रेस शासन में भ्रष्टाचार था, यह भी उन्होंने कहा। कांग्रेस ने एमपी में करप्शन की एंट्री लगाई। दिग्विजय कमलनाथ पर वार भी उनके द्वारा किया गया है। 70 साल तक राम मंदिर अटकाती रही कांग्रेस, ये बड़ा आरोप। मोदी जी ने राम मंदिर बनवाने का काम किया है। कांग्रेस मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकती, बीजेपी ने किसानों के हित में काम किया है, ये बड़ी बात उन्होंने कही है। कांग्रेस शासन में एमपी पिछड़ा था, बीजेपी गरीब कल्याण के काम करती है। कांग्रेस के परिवारवाद पर निशाना भी उन्होंने साधा। तो ये 10 बड़ी बातें ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि आखिर क्या क्या उन्होंने कहा है। दरअसल एमपी के रण में लगातार दिग्गजों का जमावड़ा हम देख रहे हैं, दिग्गज लगातार पहुंच रहे हैं और इसी बीच अपनी उपलब्धियां तो गिनवा ही रहे हैं इतने सालों की, साथ ही साथ कांग्रेस पर भी निशाना साध रहे हैं और अन्य पार्टियां जो कोशिश कर रही हैं इस चुनाव में जोर लगाने की, उन पर भी निशाना वो साध रहे हैं। अब तक उन्होंने क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, महिलाओं के लिए क्या किया, किसानों के लिए क्या किया, आदिवासियों के लिए क्या किया, हर तरफ सारी बातें उन्होंने विस्तार से बताई और अपनी उपलब्धियां उन्होंने गिनाई हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पर भी उनके द्वारा निशाना साधा गया है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बेमित्रा से बड़ी खबर की। मंत्री गुरु रुद्र कुमार के काफिले पर पथराव का यह पूरा मामला है। हमले के 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी हुई है। नवागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। मंत्री गुरु रुद्र के काफिले पर हमले के 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इनकी गिरफ्तारी हुई है। नवागढ़ पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के चुनावी महासंग्राम में हुंकार भरने वाले हैं। पीएम मोदी 13 नवंबर को मुंगेली के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां जमकोई गांव में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रदेश बीजेपी प्रभारी ओम माथुर मुंगेली पहुंचे, जहां उन्होंने मोदी के दौरे की तैयारियों में जुटे अधिकारियों से बातचीत की। तो वहीं पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत भी की। ओम माथुर के साथ पूर्व मंत्री केदार कश्यप और बीजेपी महामंत्री भूपेंद्र सवन्नी मौजूद रहे। मैं जब भी कार्यक्रम होता है तो कोई न कोई हमारे पार्टी का सीनियर व्यक्ति सारी व्यवस्थाएं देखने के नाते पहुंचता है, प्रशासन से भी बातचीत होती है और इसी नाते मैं यहाँ आया हूँ। पहले चरण के जो मतदान हुए उसमें कितने दावे कर रहे हैं, कितने? मैं तो कहूँ ऐतिहासिक जीत होने वाली। दावे आप लोग सोचिए थोड़े दिन तक, रिजल्ट आने के दिन तक। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का 13 तारीख को सुबह 9:30 बजे जमकोही के मैदान पर आम सभा को संबोधित करने के लिए पहुंच रहे हैं। आज उन सारी व्यवस्थाओं का स्थल निरीक्षण करने के लिए हमारे प्रदेश के प्रभारी वरिष्ठ नेता केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य आदरणीय ओम माथुर जी उपस्थित होकर सारी स्थितियों का जायजा लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इसी दौरान उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पिछले 5 साल घोटाले और भ्रष्टाचार हुए। वहीं केंद्रीय मंत्री ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर धर्मांतरण को संरक्षण देने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार आते ही छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण बंद हो जाएगा। का दौर भी चल रहा है यहाँ,
बहनों भाइयों, जैसे हमारी सरकार बन जाएगी देखते हैं हम, किसने माँ का दूध पिया है जो किसी का धर्मांतरण करा लेगा। हम छत्तीसगढ़ में किसी भी सूरत में धर्मांतरण भी नहीं देंगे। तो वहीं आगे बढ़े, बात करें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, तो वो सीतापुर पहुंचे। मंत्री ने मंच से कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद से प्रदेश का विकास थम गया है। कांग्रेस के कार्यकाल में जमकर भ्रष्टाचार हुआ, आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती रही। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की कई योजनाओं को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने लागू ही नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद आप जानते हैं क्या हो रहा है। 30% भ्रष्टाचार तो इस सीमा तक बढ़ गया है, 30% तो सीधे सीधे ऊपर ही आता है। इसलिए मैं आज आप लोगों से अपील करने आया हूं कि भूखी भ्रष्ट सरकार, ऐसी भूखी भ्रष्ट सरकार आप लोगों ने कभी देखी नहीं होगी बहनों भाइयों, जैसी सरकार यहां पर है। 5 सालों से सत्ता का धंधा किस प्रकार से चल रहा है, और एक महादेव आए, महादेव जी आ गए। लगता है कि महादेव जी ने तय कर लिया है इस भ्रष्ट सरकार को यहां से जाना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां आनी चाहिए। मेरे बहनों, जांजगीर चांपा में बीजेपी के 2 बड़े नेताओं रमन सिंह और नारायण चंदेल ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इसी मौके पर मतदाताओं से बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की। तो वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर घोटाले और भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। वहीं कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को लेकर भी निशाना साधा। 15 साल बाद डॉक्टर रमन गांव में, जंगल में, नदी में, पहाड़ में, बहिनी मन, मेहतारी मन, सियान मन, डॉक्टर रमन के पहचान चाउर वाले बाबा के रूप में होते, और भूपेश तोर पहचान 5 साल हुए दारू वाले कक्का हो गई गाते। 5 साल में अथका गली चौरास्ता में, गली गली में दारू बिकवा दी, या भूपेश के नाम भुला गए दारू वाले। छत्तीसगढ़ की हम बात करें, रायपुर की हम बात कर लेते हैं। कार में आग लगी है, सड़क किनारे खड़ी कार में आग लगी। रायपुर के टेगौर नगर में कार में आग लगना बताई जा रही है। आग लगने की वजह का फिलहाल खुलासा नहीं हो सका है। दमकल की टीम को इसकी सूचना दी गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से विकराल रूप जो है कार ने ले लिया है। पूरी तरह से कार जलकर खाक हो गई। रायपुर की तस्वीरें हैं। फिलहाल आग किन ही कारणों से लगी है इसका पता अब तक नहीं चल सका है। जांच पड़ताल में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। सड़क के किनारे ये कार खड़ी हुई थी जिसमें आग लग गई। आग लगने की वजह का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। सड़क के किनारे ये कार खड़ी हुई थी। रायपुर की हम बात कर रहे हैं जहां पर सड़क किनारे कार खड़ी हुई थी, अचानक से उसमें आग लग गई। हालांकि किन ही कारणों से आग लगी है इसका पता अभी नहीं चल सका है। फिलहाल जांच पड़ताल में प्रशासन की टीम जुटी हुई है। राजधानी की ये तस्वीरें हैं, सड़क किनारे ये कार खड़ी थी और देखते ही देखते इस आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी तरह से कार जलकर खाक हो गई। ये तस्वीरें आप इस वक्त रायपुर की देख रहे हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।